आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारतीय इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो आखिर तक देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से आते थे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह का है, वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, मतलब कि मैंने कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, सीधा मैंने आंसर बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक कालीन किस पुरा स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुई हैं? काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब कि जो आदि मानव का जो समय था उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो उस समय किसी पुरा स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में एक स्थान है, बुर्ज होम, जहाँ पर आदि मानव जो पहले के जो मानव थे उसके साथ किसी कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। मतलब कि एक ऐसा कब्र मिला है जहाँ पर व्यक्ति के साथ कुत्ते का शव दफन है, मतलब कि वो जो है मरने वाले व्यक्ति का प्रिय कुत्ता रहा होगा जिसको उसके साथ दफना दिया गया हो। तो इस तरह का उदाहरण हमको कहां से मिलता है? बुर्ज होम कश्मीर से। इसके अलावा इस तरह का एक और उदाहरण हमको सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी देखने को मिलता है, पंजाब के रोपड़ से। ध्यान रखना इस चीज को भी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है जो चंगेज खान का समकालीन था? तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान इल्तुतमिश था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इसी का समकालीन था चंगेज खां। और चंगेज खां जो है भारत पर आक्रमण भी करने वाला था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से चंगेज खां के आक्रमण को रोक लिया था उस समय। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश के शासक से करवाया था? तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ और भारत के महानतम शासकों में इसकी गणना की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की इसकी उपाधि विक्रमादित्य थी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिनमें से एक महाकवि कालिदास को भी माना जाता है। तो देखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, इसका विवाह किससे करवाया था? तो वाकाटक वंश जो कि मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था, तो वाकाटक वंश के रुद्रसेन से, ये के होगा, वाकाटक वंश के रुद्रसेन से करवाया था विवाह। ध्यान रखना। और ये जो रुद्रसेन है ना, इसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो इनका जितना भी राज्य होता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वो जो है कुछ समय तक संभालता है। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, तो इसके समय में जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, मतलब कि भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला जो भाग है ना, उस तरफ का जो शासक था वो था राजा दाहिर। कौन था? राजा दाहिर। काफी बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है भाई? तो आज का महाराष्ट्र के वर्धा में है सेवाग्राम आश्रम, जो कि नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। महात्मा गांधी जी ने इसके पहले जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया और उसके बाद फिर ये सेवाग्राम आश्रम वर्धा में। यहाँ पर ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में ही रहे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, दोहरी शासन प्रणाली। इसके पहले 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने रेडियो के माध्यम से लोगों में आंदोलन का प्रचार प्रसार
किया। तो देखिएगा 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, करो या मरो का नारा दिया, लेकिन अधिकतर बड़े नेताओं को, महात्मा गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी बड़े नेता थे सभी नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे समय में जो नए नेता थे, नए नेता से तात्पर्य ऐसे नेता जो उभर रहे थे, तो वैसे नेताओं ने नेतृत्व किया था। तो उन्हीं में से एक थी उषा मेहता। इन्होंने जो है रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी के संदेश को पूरे देश में संचारित करने का प्रयास किया। तो उषा मेहता ये जो है बिल्कुल गुप्त रूप से आंदोलन को संचालित कर रही थी। इनके अलावा एक और नेता थी अरुणा आसफ अली, वो भी जो है इस समय सक्रिय थी। इनके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को तो हजारीबाग जेल में कैद किया गया था, लेकिन वो जो है दीवार फांदकर भाग गए थे, जेल की दीवार फांदकर, और गुप्त रूप से आंदोलन का संचालन करते रहे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। देखो जो मिंटो था ना, ये भारत का वायसराय था, और जो मार्ले है वो उस समय भारत सचिव था। तो इन दोनों ने मिलकर के 1909 के अधिनियम को तैयार किया था। इसी कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 1919 का जो अधिनियम था ना, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो अधिनियम हैं इस तरह से जो अलग नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? बहुत बार पूछा गया है। तो वेलेजली ने जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। वेलेजली जो कि 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इसने जो है सहायक संधि की शुरुआत की, और हैदराबाद का निजाम भारत का पहला शासक था जिसने इस सहायक संधि को स्वीकार किया 1798 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह पूरा स्थल कौन सा है जो गंगा यमुना की घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये आलमगीरपुर है। मतलब कि आलमगीरपुर वहां से प्राप्त नहीं हुआ, आलमगीरपुर पहले से था। आलमगीरपुर में भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल प्राप्त हुए। तो आलमगीरपुर एक ऐसा स्थल है जो कि गंगा यमुना के दोआब में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के भारत संघ में विलय के समय किन रियासतों में समस्या उत्पन्न हुई? देखो भारत में ना लगभग 562 के करीब देशी रियासत हुआ करते थे, जिनमें से 20 देशी रियासत जो हैं पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए, बाकी बच गए 542, जिनमें से 539 तो भारत संघ में विलय हो जाता है, लेकिन 3 रियासतों में समस्या उत्पन्न होती है। एक था जूनागढ़, जहां पर वोटिंग कराई जाती है, हैदराबाद सैन्य कार्यवाही की जाती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर रियासत था वो, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा। तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इनमें जो है परेशानी आई थी। लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि रियासतों के विलय के काम में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इन तीनों रियासतों को भी भारत संघ में मिला दिया। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में स्वराज का नारा दिया? तो भाई लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के पश्चात 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय ध्वज फहराया गया, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भाई ये केरल के त्रावणकोर में हुआ था। वैकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर में। ये जो है जो यहाँ पर अस्पृश्य समझे जाने वाले जो लोग थे, उनको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो उसके विरुद्ध था ये आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, प्रीतिलता वदेदार का संबंध किस घटना से? प्रीतिलता वदेदार, तो देखो जो प्रीतिलता वदेदार है ना, इनका संबंध भाई चटगांव शस्त्रागार लूट प्रकरण से है, जो कि 18 अप्रैल 1930 में घटित हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे चटगांव शस्त्रागार लूट के, वो थे सूर्य सेन, और इसमें जो है प्रीतिलता वदेदार, कल्पना दत्त जैसी काफ़ी युवतियां भी इसमें सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की प्रेरणा भगत सिंह को कहां से प्राप्त हुई थी? तो देखिएगा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। वो जो है किसी को मारना नहीं चाहते थे, बस अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। और भगत सिंह ने कहा भी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो भगत सिंह को यह
प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेलिया से। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेलिया था ना, इसने लगभग 1890 के आसपास में फ्रांस में कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महात्मा गांधी जी से किस स्थान पर भेंट हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी भाई कहाँ मिले थे? तो चंपारण सत्याग्रह के समय ये मिले थे और तब से जो है राजेंद्र प्रसाद उनके सहयोगी, उनके अनुयायी बन गए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए ना। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 तक हुआ और ये जो है साल बाई की संधि से समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, चापेकर बंधुओं ने किसकी प्रेरणा से पुणे के प्लेग कमिश्नर की हत्या की थी? तो पुणे में प्लेग फैला हुआ था, महामारी, लेकिन वहां का जो प्लेग कमिश्नर था जिसका नाम था रेंड, वो जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो चापेकर बंधु इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक जी के प्रेरणा से उसकी हत्या कर दी। किसकी? पुणे के प्लेग कमिश्नर की, बाल गंगाधर तिलक जी के प्रेरणा से। और तिलक जी को ना 18 महीने की सजा भी हुई थी। इन्होंने लेख लिखा था और उसी लेख को पढ़ करके ये जो चापेकर बंधु हैं वो उत्साहित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कितने वर्ष के पश्चात पुनः जजिया कर लगाया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो औरंगजेब ने ना 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया था और इसके पहले 1564 में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। तो लगभग 115 वर्ष बाद पुनः जजिया कर लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में अपनी पहली कोठी स्थापित की? तो कलकत्ता में इन्होंने, सॉरी कोलकाता नहीं आना था, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर बंगाल होना था। हाँ, यहाँ बंगाल होना था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल में अपनी पहली कोठी स्थापित की? तो किस वर्ष अपनी पहली कोठी स्थापित की भाई? 1651 में। इस समय जो है बंगाल के प्रांतपति कौन थे? तो शाहजहां का एक पुत्र था शाह सूजा, वो जो है बंगाल का प्रांतपति था और उसी ने जो है बंगाल में कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। कोठी मतलब इनकी फैक्ट्री, जो इनका जो गोडाउन होता था ना वो। तो 1651। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो भाई बृहद्रथ, ये जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने उसकी ही सेना के समक्ष कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बिहार में है। इसके अलावा यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है जिसको कि गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त महेंद्रादित्य द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किसने प्रयास किया था? सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किसने प्रयास किया था? भाई राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया जा सका। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था भाई? महमूद बेगड़ा, नाम बड़ा अटपटा सा है, ये गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ में ना 32 किले हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला हो गया और भी बहुत सारे हैं। तो इसका निर्माण जो है राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पूरा स्थल लोथल की खोज किसने की थी? लोथल जो कि गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में है ना, भोगवा नदी के तट में। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं आना था, यहाँ पर र नहीं आना था। रंगनाथ राव ने 1954-55 में लोथल की खोज की थी। लोथल से जो है एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस सरपुरा स्थल में, माफी चाहूँगा सर नहीं है, ये पूरा स्थल होना था, ये नहीं आना था यहाँ पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? मतलब जिसमें रोटी बेला जाता है ना, जो बेलन चौकी है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर जो कि गंगा यमुना दोआब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कब्रिस्तान R37 एवं H सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? माफी चाहूँगा,
कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H। तो ये कहाँ से मिला है भाई? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा जिसकी खोज आज से 100 साल पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की कौन सी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुई है? तो सम्राट अशोक के काफी सारे अभिलेख मिले हैं, तो कौन सा अभिलेख है जो कि खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुआ है? सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख ना ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और खरोष्ठी लिपि से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। ये दोनों ही अभिलेख कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दोनों अभिलेख कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या होता था? तो ये जो है ना एक प्रकार का न्यायालय होता था, कंटक शोधन काफी बार पूछा गया है। वसुमित्र किसके दरबार के दरबारी थे? तो भाई वसुमित्र जो है कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी हुआ करते थे, और इन्होंने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर शिलालेख से किस गुप्त शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य इनकी जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ में वर्णित चंद्र का संबंध किस शासक से लगाया जाता है? तो मेहरौली लौह स्तंभ जो कि कहाँ पर प्राप्त हुआ है? दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के निकट स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से इसका संबंध बताया जाता है। यहाँ पर ना जिस राजा का उल्लेख किया गया है केवल चंद्र नाम लिखा हुआ है, और भारत में चंद्र नाम से और भी शासक हुए हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी महान शासक थे। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी, और किस तरह से गुप्तों के ऊपर शकों का आक्रमण हुआ, इन सब चीज़ों का जिक्र है देवी चंद्रगुप्तम, जिसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने एक और नाटक लिखा है मुद्रा राक्षस। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है नाटक है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ना, इसकी मूल प्रति प्राप्त नहीं हो सकी है, ये भी ध्यान रखना। फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था फाहियान, जिसने फोक्यूकी नामक ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है, धनुष संगम कालीन किस राज्य वंश का राजकीय प्रतीक था? तो संगम काल में 3 वंश थे, तो जो धनुष है ना ये चेर वंश का प्रतीक था, चिन्ह था। चेर वंश का चिन्ह था धनुष। वहीं अगर हम लोग चोल की बात करें तो चोल वंश का प्रतीक क्या था? तो बाघ। पांड्य का था मछली, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तंजौर, इसी को तंजावुर भी बोला जाता है। तो ये किसने बनवाया था भाई? ये चोल वंश के राजा राज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी, जिसने तराइन का युद्ध लड़ा। पहले वाले में तो हार गया, दूसरे वाले में छल कपट करके जीत गया था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। लड़ाई दिन का झोपड़ा, माफी चाहूंगा लड़ाई नहीं है, ये अढ़ाई है। क्या है ये? अढ़ाई मतलब ढाई। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा के स्थान पर शाहजहानाबाद स्थानांतरित की? तो शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहानाबाद स्थापित की। शाहजहानाबाद ये दिल्ली में ना इसने एक नए नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध गठित महासंघ का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में लड़ा गया था, एक तरफ विजयनगर साम्राज्य अकेला था और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने 4 राज्य थे। कौन कौन से थे? बीदर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और अहमदनगर था। तो ये लोग थे और इनका नेतृत्व किसने किया था? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया? तो शाह आलम, जिसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध लड़ा गया,
तो शाह आलम के समय 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। किस गवर्नर जनरल द्वारा व्यपगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इसी के समय में जो है व्यपगत का सिद्धांत, जिसको गोद प्रथा निषेध कानून या हड़प नीति बोला गया, तो ये डलहौजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी महाराज को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार किया था? तो पुरंदर की संधि, जो कि 1664 में हुई थी, सॉरी ये 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज हैं अपने पुत्र संभाजी महाराज को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार कर लेते हैं पुरंदर की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो पुणे के यरवदा जेल में रखा गया था। कहाँ? पुणे के यरवदा जेल में इनको रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? काफ़ी बार पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिनको CR दास बोला जाता है शॉर्ट में। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा नासिक में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको बताना है कि सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 कानपुर अधिवेशन, ध्यान रखेंगे, कानपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में, और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। वैसे इनसे पहले जो एनी बेसेंट थी 1917 में, उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो पहली महिला थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। अगर भारतीय पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू, और ऐसे ही पूछ ले कि पहली महिला कौन थी, तब आपको एनी बेसेंट लगाना है। तो फ़र्क को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।